ये कहानी हमें अमृतसर के एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और ये उसकी अपनी आप बीती कहानी है। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए कहानी सुनाते हैं उन्हीं के जुबानी। शादी के एक रात पहले मेरे पति ने मुझे होटल में बुलाया और होटल के कमरे की कुंडी लगा दी। मैंने हैरानी से उसके तरफ देखा था क्योंकि उसने मुझे कॉल करके कहा था कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे तुमसे बात करनी बेहद ज़रूरी है, और मैं भागी भागी चली गई। मगर उसने जब कमरे की कुंडी लगाई तो मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, अरशद, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है? उस वक्त मेरे शब्दों में बहुत कपकपाहट थी। धीरे से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बड़ी अकड़ है ना तुम में, और तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझती हो। आज मैं तुम्हारी अकड़ ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारी अकड़ और घमंड को मैं मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा, क्योंकि ये घमंड और गुरूर सिर्फ और सिर्फ मर्द पर जचती है। अगर औरत मर्द की बराबरी पर आ जाए तो फिर मर्द को ऐसा लगाम देना ही पड़ता है। इसलिए शादी से पहले ही मैं तुम्हें लगाम देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही एकदम से वो मुझ पर झपट पड़ा और मुझे बेड पर धक्का दिया। उसके इस अचानक हमले पर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी, क्योंकि मुझे अरशद से इस तरह के रवैये की उम्मीद ना थी। मैं उसकी होने वाली पत्नी थी। कल को उसने वैसे भी मुझसे सारे हक वसूल कर लेने थे। फिर शादी के एक रात पहले मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी चीख होटल के कमरे में दम तोड़ गई थी, क्योंकि उसका जुनून मुझ पर हावी हो चुका था और मैं बिल्कुल ही बेबस होकर रह गई थी। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी आंखें बिल्कुल सूज चुकी थी। मैंने गुलाबी और सबुज रंग का मिक्स कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो कि मेरी मेहंदी का था, और लहंगे के साथ ही मेरा चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जो लगता था जैसे मेरी सांसों में खून की गर्दिश थम चुकी है और मेरा सांस बिल्कुल अटक अटक कर आ रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी इज्जत, अपना गुरूर, घमंड उस आदमी के जुनून को सौंप आई थी। वह आदमी जो मेरा होने वाला पति था, मेरे इज्जत का रखवाला था, उसने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया था। क्योंकि मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी थी, मेरा घमंड, गुरूर तो तोड़ने का ये तरीका मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मेरी इज्जत और मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका था। कमरे में मेरी मम्मी दाखिल हुई। वह काफ़ी प्यारी लग रही थी, क्योंकि अपनी मेहंदी पर मम्मी के लिए ये जोड़ा मैंने ही पसंद से दिलवाया था। मैं अपनी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मेरे अंदर भी वैसे ही अरमान और जज्बात थे जो हर लड़की के दिल में होते हैं। मगर मेरे अरमानों पर एकदम से उसके जुनून की कालिक मल चुकी थी। जिंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि शायद कोई भी यकीन ना करता, और अगर यकीन कर भी लेता तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि शादी तो मेरी अरशद से होनी ही थी, क्योंकि मैं उसकी मनकोहा भी थी। हमारा निकाह 6 साल पहले हो चुका था, जब मेरे पापा की मौत हुई थी। अरशद मेरे खाला का बेटा था और मेरे पापा के पास सिर्फ बेटियां ही थी। हम 4 बहनें थी और भाई कोई भी नहीं था। मेरे बाप ने कभी भी हमें भाई की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मगर जब मेरा बाप अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो उन्होंने अपने साढ़ू को बुलवा कर उनसे एक वादा लिया था। अरशद भी उस वक्त कमरे में मौजूद था। मैं तो अपने पापा की बीमारी के गम में थी, अपने आंसू साफ कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने पापा से बेहद मोहब्बत थी और मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। पापा ने अपने साढ़ू भाई के हाथों पर अपने हाथ रख लिए और कहा कि जब्बार भाई को मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है, और मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। मेरी बेटियों को तुम कभी भी अकेला ना होने देना, और इनको ये एहसास ना होने देना कि उनके घर में कोई मर्द नहीं जो उनका ख्याल रख सके। जब्बार अंकल भी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी मेरे पापा से बेपनाह मोहब्बत थी और हमें भी वो अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। कहने लगे कि तुम कैसी बातें कर रहे हो भला? पहले कब मैंने तुम्हारी बेटियों को पराया समझा है? मैं अपने बेटे अरशद के लिए मिराह का हाथ मांगता हूँ और उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी बाकी बेटियाँ भी मेरी सरपरस्ती में रहेंगी। मेरे पापा जब्बार अंकल की बात सुनकर एकदम खुश हो गए, जैसे उनके सीने पर से बोझ उतर चुका हो, और मैं एकदम से बुत बने ये सब देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी अरशद को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। मगर बड़ों का फैसला अब हो चुका था और मेरे पापा के पास ज़्यादा मोहलत नहीं थी, इसलिए वह अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का हाथ अरशद के हाथ में देना चाहते थे। 2-3 घंटे के अंदर अंदर निकाह कराने वाले मौलवी साहब का इंतजाम किया गया और अस्पताल के कमरे में ही हमेशा के लिए अरशद की बीवी बन गई थी। मैं अपने पापा के सामने एतराज़ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, और वैसे भी मैंने अरशद के बारे में ऐसा वैसा कभी सोचा नहीं था।
लेकिन वह एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा हमसफ़र बन सकता था। वैसे भी ये पापा की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी इस ख्वाहिश को अपने दिल में छुपा लिया। मगर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कभी अरशद को एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस रिश्ते से राज़ी हूँ। बल्कि वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता या मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं उसे सख्ती से साथ झड़प देती थी। मेरा रवैया और सख्ती देखते हुए वह एकदम बिदक कर पीछे हट जाता था। पापा मेरा निकाह करवाने के बाद ही इस दुनिया से चले गए थे और मुझे इस घर की बड़ी बेटी के साथ साथ एक बेटा भी बनने का फ़र्ज अदा करना था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि समाज हमारे इज्जत और गरिमा पर कोई भी उंगली उठाए और ये ना समझे कि बाप के बगैर बेटियां आवारा हो गई हैं। इसलिए चाहे मैं अरशद की बीवी ही थी, मगर फिर भी जब भी वो हमारे घर आता तो एक कमरे में बंद होकर रह जाती थी। मुझे उसका यूं आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोग बहुत बातें करते थे। मुझे ज़माने की बातों से बहुत डर लगता था, क्योंकि अगर मैं अपने आप को ज़रा सा भी छूट दे देती तो उस ज़माने की बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देती। और यही हालत मेरी भी थी। मगर मैं ये भूल चुकी थी कि हमारे बीच एक जायज़ और पाकीज़ा रिश्ता है। वह तो मुझसे दोस्ती करना चाह रहा था, मगर मैं ही उसे बार बार धुतकार दिया करती थी। मैं उसके साथ जरा सी भी नरमी दिखाना नहीं चाहती थी, कहीं से उसे सह न मिल जाए, क्योंकि वह था तो एक मर्द ही ना और मैं उसकी बीवी थी। मगर मेरी विदाई उसके साथ नहीं हुई थी और मैं उसे जरा सी भी ढील देती या जरा मुस्कुराकर बात कर लेती तो अरशद बहक जाता और यूं विदाई से पहले उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी। और मैं और अरशद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं एमबीए कर रही थी, मगर हम दोनों का कॉलेज साथ में ही था। मैं कभी भी उसे ना ही टकराई थी और वो मेरे लिए एक ऐसी ही आजमाइश था और एक ऐसा बवाल बन चुका था। मैं उससे हमेशा कतरा कर रहती थी और ये नहीं चाहती थी कि मेरा जरा सी भी ढील हम दोनों अपने जज्बात में आकर बहक जाए, क्योंकि हम दोनों ही जवान और खूबसूरत थे और अरशद मुझे बचपन से ही मोहब्बत करता था और निकाह के बाद मैं भी अपने दिल में उसके लिए काफ़ी हद तक जगह बना चुकी थी। मगर मेरी ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई कि मैं इस मोहब्बत के ताल्लुक़ को उसके साथ बांट नहीं सकी, क्योंकि मुझे जमाने का डर सताता रहता था। मैं अपने घर वालों की तरफ कोई भी उठती हुई उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर की बड़ी बहन घर की सरदार होती है। ऐसा परिंदा होती है जो अपने से छोटे बहन भाइयों को अपने पैरों में दबा लेती है। बड़ी बहन एक रोल मॉडल अदा करती है और मैं अपने रवैये और व्यवहार से ये बात अपनी छोटी बहनों को साबित करवाना चाहती थी। मेरा किरदार साफ सुथरा है। अरशद के साथ यूं खुलेआम नहीं घूमना चाहती थी, ताकि उनके दिल में भी कोई चोर पैदा ना हो और मेरी बहन ने अपने ज़िंदगी में कोई उटपटांग काम ना कर दे। इसलिए मैंने अपने जज्बात को अपने दिल के तहखाने में छुपा रखा था। हमारे निकाह को पूरे 3 साल का वक्त बीत चुका था। इन 3 सालों में अरशद ने जी तोड़ कोशिश की मेरे ऊपर चढ़ा हुआ सख्ती का खोल अपनी मोहब्बत से उतार सके, मगर मैं इस मामले में जरा सी भी दरार अपने ऊपर नहीं पड़ने दे सकती थी और उसका नतीजा मुझे शादी से एक रात पहले भुगतना पड़ा कि मैं अपने ही कदमों पर खड़ी नहीं हो सकी थी। और उस रात मुझे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था, क्योंकि मेरी सख्ती और मेरी बेरुखी को शायद अरशद मेरी नफ़रत समझता था। मैं उसे शायद पसंद नहीं करती हूँ और अरशद से अपने आप को अच्छा समझती हूँ, इसलिए उसे अपने करीब नहीं आने देती। और मर्द की घमंड बहुत ताकतवर होती है। मर्द के गुरूर को जुनून बनते हुए देर नहीं लगती और वही जुनून उसने मुझ पर निछावर कर दिया था और मेरे ये सख्त खोल ऐसे चटका था कि उसके अंदर मेरी अपनी जात चकनाचूर हो गई थी। मगर मैं जानती थी उसके इस तरह के रवैये का क्या वजह है, क्योंकि हमारी शादी को एक हफ्ता पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसने मुझे अरशद के गुस्से का निशाना बनाया था। क्योंकि मैंने उसके साथ मेरा और अरशद की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हमारे घर में शादी का शोर उठने लगा। इन 5 सालों में अरशद के लिए अपने दिल में अच्छी खासी जगह बना चुकी थी, मगर एक बार भी मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। बल्कि वह जब भी मेरे सामने आता था मैं बेरुखी दिखाकर उससे पल्लू बचाकर चली जाती थी। एक बार भी मैंने उसे नहीं पूछा था कि उसके दिल पर मेरे रवैये की किस तरह की छाप छोड़ चुकी है। हमारी शादी करीब थी और मेरे अंदर वे सारे जज्बात अंगड़ाइयाँ लेने लगे थे जो एक नौजवान लड़की के अंदर जन्म लेते हैं जब उसकी नई नई शादी होने वाली होती है। क्योंकि मैं अरशद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। उसकी मोहब्बत को तो मैं जानती ही थी कि वह किस तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था और फिर थक हार कर चुप हो गया था। मगर मेरी मोहब्बत उसके लिए बहुत पाकीज़ा और 7 पर्दों में छुपी हुई थी, जिसका इजहार मैं खुद से करने से डरती थी कि कहीं ये दिल बगावत पर ना उतर आए,
क्योंकि मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें थी और मुझे उनकी इज्जत और एहतराम का भी ख्याल रखना था और अपनी विधवा माँ पर कोई भी ऐसी आंच नहीं आने देनी थी कि जो जमाने भर में हमें बदनाम करके रख देती। इसलिए 5 साल के पढ़ाई के इंतजार के बाद आज वह दिन आने वाला था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के पहले रात ही अरशद मुझसे नाराज हुआ तो मैं उसे मना लूंगी। ऐसे थी तो मैं एक औरत ही अगर पहल करती तो अच्छी नहीं लगती, मगर मैं इस 5 सालों में अरशद को इतना ज़्यादा तंग किया था कि मैं अब सारे हिसाब किताब उससे चुकता करना चाहती थी। मगर उस रात के आने से पहले ही मेरे सारे हिसाब उल्टे पड़ चुके थे, क्योंकि शादी के 1 हफ्ता पहले जब मैंने अपना शादी का जोड़ा लेने के लिए अपनी माँ और बहन के साथ बड़ी एक्साइटेड से तैयार हुई थी तो अरशद बिना दस्तक दिए कमरे में घुस आया। मैं अपने बालों को प्रेसिंग मशीन से सीधा कर रही थी। एकदम से मैंने पलटकर देखा तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुमारी था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया। मुझे लगा शायद मेरा हुस्न देखकर वह अपने होश खोने लगा है। उसने मेरे दोनों कंधों पर अपने हाथ रखे और कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मैंने अपने दिमाग के फालतू सोचों से मैंने उससे कहा कि मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मगर शादी से पहले ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। जहाँ 5 साल इंतजार कर लिया, क्या तुम 4 दिन और सब्र नहीं कर सकते? मेरे लहजे में थोड़ी सी बेरुखी और सख्ती थी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कहने लगा था, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ मुझ पर जायज़ है। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? शायद वह कहने कुछ और आया था, मगर मेरी सख्ती और बेरुखी की वजह से उसका रवैया मेरी तरफ होने लगा और उसकी आंखों में खुमारी के बजाय गुस्सा आने लगा, और जैसे मुझे तो सही ही मिल गया हो। उसके शब्द से इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और मैं तो डर के मारे अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। मगर उसे इस बात पर ही बस नहीं की थी। मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झकझोर डाला और कहने लगा, बड़ी अकड़ है ना तुम्हारे अंदर? चाहूँ तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि जब मर्द अपने ऊपर अपने घमंड पर आता है तो फिर वह हर हद पार कर लेता है। इसलिए मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी वाला मामला ना रखूं। मैंने महसूस किया कि जब से हमारा निकाह हुआ है तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे यूं नज़रअंदाज कर देती हो जैसे मुझे कोई अछूत की बीमारी हो। यार, हम दोनों की दोस्ती भी तो हो सकती है ना? मगर तुमने तो शायद मुझे दोस्ती के काबिल भी नहीं समझा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम मेरी मोहब्बत और चाहत के लायक भी नहीं हो। ये कहकर उसने मेरे दोनों कंधों को जोर से झटक दिए थे। अब मुझे भी ज़्यादा सब्र करना मुश्किल था, इसलिए मैंने जोर से तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया था। और ये मेरी इतनी बड़ी गलती थी जिसकी सज़ा मुझे इतनी बड़ी मिली कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ निकल गई। वह बिल्कुल सुन्न सा अपने गाल पर हाथ रखकर मुझे देख रहा था जैसे उसे मुझे इस तरह की उम्मीद ना हो, और मैंने एक झटके से उसके सामने से गुजरते हुए कमरे से बाहर आ गई थी। मैं जो थोड़ी देर पहले इतनी एक्साइटेड थी, आज अपनी शादी का जोड़ा अपनी पसंद का खरीदेंगे और न जाने कैसे कैसे सपने आंखों में सजा लिए थे। अरशद की इन बातों ने मुझे तोड़कर रख दिया था और मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया था, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो एक मर्द की सख्ती को मैं अपने अंदर शहद की तरह घोल लेती और फिर मुंह से कहती हैं कि हाँ सब ठीक है। मैं बड़ी बेदिली से अपनी शादी का जोड़ा ले लिया था। मम्मी और मेरी बहनें बार बार मुझे एक्साइटमेंट में पूछ रही थीं कि बाजी, आपके लहंगे पर किस तरह की कढ़ाई होनी चाहिए, लहंगा कैसा होना चाहिए और आपके वलीमे का ड्रेस कैसा होना चाहिए। मगर मैं हूँ हाँ में जवाब देती पलट आई थी। मेरी सारी खुशी अब एक पल में उड़नछू हो गई थी। मुझे बार बार अरशद के रवैये की तरफ ध्यान जा रहा था कि मैंने तो उसके मुँह पर थप्पड़ मारा है। घर आते आते मैं करीबन रोने वाली हो गई थी। मम्मी ने मुझसे मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सर दर्द का बहाना बना दिया और अपने कमरे में चली आई। लेकिन मुझे किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरशद मेरा होने वाला पति था। 1 हफ्ते बाद हमेशा के लिए उसकी दुल्हन के रूप में जाने वाली थी। शायद मैंने उसे थप्पड़ मारकर गलती की थी और जिसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैंने सोचा उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, और फिर सोचा मेरी क्या गलती है, उसने भी तो मेरे साथ बदतमीजी की थी ना। रात ये सोचते सोचते गुजर गई। आखिरकार मैंने रात के 2 बजे उसे कॉल कर दी। ऐसा पहली बार हुआ था। मैं उसे कॉल कर रही थी मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वह सो चुका होगा।
मैंने दूसरी बार फिर से नंबर मिलाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया था और उसकी नींद में डूबी आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने पूछा कि कौन है। मैंने कहा कि मैं मिरहा बात कर रही हूँ और मैंने नोट किया था। जैसे वो एकदम चौंक कर बैठ गया था। थोड़ी देर चुप रहा, फिर रूखा सा बोला कि इस वक्त फ़ोन क्यों किया। मैंने कहा कि शायद मैंने आपको थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर वो कहने लगा, सिर्फ आई एम सॉरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि शादी से एक दिन पहले तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर आना पड़ेगा। अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मैं एकदम से परेशान हो गई। सोचती रही कि न जाने वो मुझे कहाँ बुला रहा है और क्यों बुला रहा है। उसके अजीबोगरीब फरमाइश मुझे बेचैन कर गई थी, मगर मैं उसे इस हद तक गलत काम करने की उम्मीद नहीं रख सकती थी। वो मेरा पति था, आखिर वो मुझसे प्यार भी करता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा भरोसा कर लिया था। मगर मेरा ये भरोसा बहुत जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एक दिन के बाद मेरी शादी थी और मैं अपने बेड पर बेजान होकर बैठी थी। बुखार से पूरा बदन तप रहा था और बार बार मेरी आंखें भीग रही थी। उसने कमज़ोर औरत की कमज़ोरी का किस तरह फ़ायदा उठाया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मम्मी मेरे कमरे में आई और पूछा, बेटा क्या बात है। मैंने कहा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मम्मी ने मेरे सर पर प्यार किया और कहा कि मुझे तुम पर फ़क्र है। तुम जैसी बेटियाँ माँ बाप का सर फ़क्र से ऊंचा कर देती हैं। कल तुम मेरे घर से विदा होकर चली जाओगी और मैं अपने फ़र्ज से अदा हो जाऊंगी। तो कल से तुम्हारी छोटी बहनों के बारे में सोचूंगी। मेरी दुआ है उन्हें भी अरशद जैसा ही वर मिले। और मैं दिल में बुरी तरह से कांप गई, क्योंकि अरशद ने जो मेरे साथ किया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहनों को भी कभी अरशद जैसा पति मिले। मेरे विदाई का वक्त भी आ गया था और मैं बिल्कुल रोबोट की तरह सब कुछ कर रही थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और ना ही मेरा दिल किसी जज्बे की लपेट में था। अपने महबूबा के संग विदा होने की ख्वाहिश बिल्कुल ही दम तोड़ गई थी। मैं तो अरशद की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। न जाने सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारूंगी, ये सोच मुझे बार बार डरा रही थी। आखिर में उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में चली गई। मेरा जिस्म अभी भी बुखार में तप रहा था और आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। दिल में एक ऐसी आग लगी हुई थी, यूं लगता था जैसे हर चीज तहस नहस कर दूंगी। तकरीबन 1 बजे दरवाज़ा धीरे से खुला और वह कदम कदम चलता मेरे करीब आया। मैंने उसको महसूस करके अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गया, बिल्कुल चुप से मुझे देखने लगा। फिर उसे धीरे से मेरा हाथ थाम लिया तो मुझे जैसे करंट सा लगा। मैं एकदम से अपना हाथ झटक कर और नफरत से उसे देखा। मैंने कहा, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, हवस परस्त और एक कमज़ोर औरत के जज्बात से खेलते हुए तुम लोगों को एहसास तक नहीं होता। वे औरत दिल ही दिल में तुम्हें चाहने भी लगी है। मगर मैं आज शर्मसार हूँ कि मैंने अपने मोहब्बत जैसा कीमती जज्बा तुम्हारे इंतज़ार में ख़राब किया, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। और अगर तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर लड़की हूँ और फिर मैं तुम्हारे हवस का निशाना बन जाऊंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं आज तुम्हारे साथ विदा होकर तो आ गई हूँ, मगर मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जितनी परेशानी और तकलीफ तुमने मुझे दी है, उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगी, मैंने निश्चय होकर कहा था। उसकी आंखों में आंखें डालकर, जो कि मेरी ही तरह सुर्ख लाल थी, जैसे वह भी रात भर सोया ना हो, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने कहा, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारे साथ क्या कर डालूं, जबकि मैं तो उस दिन कमरे में तुम्हें यही बताने आया था, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मगर तुमने तो शायद हर मर्द को एक ही लाइन में रखा था कि मैं तुम्हारा कुछ गलत फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अगर मैंने ऐसा करना होता तो कई बार कर चुका होता, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता था मिरहा। पर तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे गैरत को जगा दिया था और मैं हैवानियत पर उतर आया। मेरे दिमाग पर बिल्कुल शैतान सवार हो चुका था। मैंने ये तक नहीं सोचा हमारे बीच कितना पाक रिश्ता है, और मैंने वह सब कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं मिला। शायद मैं वाकई तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। तुम इस घर में आराम और सुकून से रहो, ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मालकिन हो और मेरी इज्जत भी हो, जो शायद मैं एक रात पहले भूल चुका था। मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं शायद तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। ये कहते ही वह उठकर चला गया और मैं वाकई हैरान हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वह आज भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेगा और शायद सारी ज़िंदगी मुझे परेशान करता रहेगा। इसलिए मैंने उसे थोड़ी सख्ती दिखाई थी, ताकि वो मुझे कमज़ोर ना समझे। वह उस रात वाकई मेरे करीब नहीं आया था और बालकनी में सारी रात खड़ा होकर सिगरेट पीता रहा।
शायद उसे भी उतनी ही तकलीफ थी जितनी मुझे, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की और मुंह बनाकर बिस्तर पर सोती रही। सुबह जैसे ही खाला कमरे में आई और प्यार से मुझसे मिली, उन्होंने कहा कि मिरहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा नहीं, बस जरा सी थकावट है, पर ठीक हो जाएगी। मगर उन्होंने गुस्से में अरशद को बुलाया, जो वॉशरूम में गीले बालों के साथ निकला था। खाला उससे कहने लगी, अरशद, तुम्हारी बीबी बुखार में तप रही है और तुम्हें पता नहीं चला? उसने एक बार चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे वह सही में नहीं जानता था। खाला ने कहा कि इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। वह मम्मी मम्मी कहता मेरे करीब आया, मेरे माथे पर अपने सर्द हाथ रखा तो मेरे अंदर जलते अंगारों पर जैसा ठंडे फुहारे पड़े हों। उसने कहा कि मैं डॉक्टर को घर ही बुला लेता हूँ, मिरहा को तेज बुखार है, शायद ये मेरे साथ जा नहीं पाएगी। ये कहते ही वो फ़ोन कान से लगाए बाहर चला गया और खाला मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, मैं तुम्हारी खाला नहीं बल्कि तुम्हारी माँ जैसी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अरशद के लिए तुम्हें ही चुना था। शायद वह भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हर वक्त घर में मिरहा मिरहा की रट लगाए रखता था और लबों पर मुस्कुराहट सजाए मुझे अपने बेटे की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी और मैं जिसे सुनकर नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि उसका कसूर इतनी आसानी से माफ़ किए जाने के काबिल नहीं था। शादी को 1 हफ्ता बीत गया तो सब ने रट लगानी शुरू कर दी, तुम लोग हनीमून पर क्यों नहीं जा रहे? और अरशद मेरी तरफ खामोशी से देखने लगा था और मैं भी गुस्से में अकड़ कर रह गई थी, क्योंकि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे लिए एक कमरे में उसके साथ सोना किसी आजमाइश से कम नहीं था, जबकि उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया था। बस बालकनी में बैठा रहता था और फिर आकर सोफे पर सो जाता और अब मुझे देख रहा था कि घर वालों की बातों का क्या जवाब दे। मैंने खामोशी से सर झुका लिया था, ये खुद ही हैंडल करेगा। हमारी शादी में शादी जैसी कोई बात नहीं थी, तो फिर हनीमून जाने का क्या फ़ायदा? मगर उसकी अगली बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। कहने लगा, मम्मी, हमारा इस हफ्ते का प्लान है नैनीताल जाने का। मैंने गुस्से की हालत में उसे देखा। उसने भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और नज़रें झुकाकर नाश्ता करने लगा, जैसे उसे मेरे रवैये से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अगले हफ्ते तक घर वालों ने ही हमारा सामान पैक करके एक बड़े से सूटकेस में डाल दिया था, जैसे हम वहाँ पता नहीं कितने सालों के लिए जा रहे हों। खाला ने कहा, ये भी चीज़ रख लेना, वह भी चीज़ रख लेना, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है। और मैं तो बस अंदर अंदर गुस्से में तिलमिलाकर रह जाती थी, मगर हमेशा की तरह बेबस थी और उसके साथ नैनीताल के सफ़र पर निकल गई। हमने नैनीताल के एक अच्छे से होटल में खाना खाया था। मैं बिल्कुल खामोशी से खाना खा रही थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, मगर वह मुझे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था, जैसे हमारे बीच कुछ भी ना हुआ था। मुझे उसका नॉर्मल अंदाज जहर जैसा लग रहा था। मैंने कहा, क्या सोचकर तुम मुझे साथ लाए हो? क्योंकि जिस मकसद के लिए एक पति पत्नी को हनीमून पर लाता है, वे मकसद तो तुम्हारा कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं एक विश्वास के साथ कह रही थी तो वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, फिक्र मत करो, मेरी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होगा, मैं तुम्हारी जिद का कदर करूँगा। मैंने कहा कि ये गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी आत्मा को ठेस पहुँचाया है, मुझे तोड़ कर रख दिया है। वह कहने लगा कि इसके लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। सुना है खूबसूरत नज़ारे देखकर टूटे दिल फिर से जुड़ने लगते हैं। हड्डियों को अकड़ा कर रख देने वाली ठंड महबूब के सीने से चिपकने का दिल करता है। वह अपने आंखों में मोहब्बत भरे शब्दों में मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था और मैंने एकदम से चम्मच उस पर पटक दिया और वहाँ से चलती बनी और गाड़ी में बैठ गई। मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं इतनी आसानी से तो इसका मकसद कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने अपनी नाक ऊंची करने की वजह से मेरी इज्जत को तार तार करके रखी थी, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था और ये कोई इतनी छोटी गलती नहीं थी कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देती और खुले दिल से उसे कबूल कर लेती। वह गाड़ी में आकर बैठ गया और हम अपने होटल नैनीताल के लिए निकल पड़े। नैनीताल में मौसम वाकई बहुत सुहाना था। मैंने घर से आते वक्त दिल्ली के मौसम के हिसाब से कपड़े पहने थे, मगर यहाँ आकर तो एकदम से मैं थर थर काँपने लगी थी। गाड़ी से निकलकर होटल पहुँचते पहुँचते रास्ते में होने वाली बारिश ने मुझे और ज़्यादा ठंड में अकड़ा दिया था। अरशद अपने गाड़ी में से एक गर्म शॉल निकालकर मेरे कंधे पर डाल दी थी और होटल रूम तक पहुँचते पहुँचते मैं बिल्कुल ही बर्फ़ बन चुकी थी, क्योंकि दिल्ली का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था और यूं एकदम से गर्मी से सर्दी में आने पर जिस्म शायद इस असर को कबूल कर चुका था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले अपने बिस्तर में घुस गई थी। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे और अरशद ने इतने में खाना रूम में ही ऑर्डर कर लिया था। मेरी हालत को देखते हुए
उसने मेरे लिए चिकन सूप मंगवा लिया था, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगा लेती। इसलिए ये जहमत भी मुझे उठानी पड़ी थी और मैं ना चाहते हुए भी उसकी मोहताज होकर रह गई थी। उसने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया तो मैंने तो एकदम से उसके हाथ पीछे झटका और कहा कि मैं खुद ही कर लूँगी, आप परेशान ना हो। उसने अफसोस से सर हिलाया और कुर्सी पर बैठकर मुझे देखने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से चिकन सूप पी रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीवी इस कदर नाजुक है। जरा सा मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने उसे नागवारी से घूरा। मुश्किल से 2-3 चम्मच पीने के बाद मैंने सूप को साइड टेबल पर रख दिया। मुझे ठंड महसूस हो रही थी। वह उठा और मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं? मैंने कहा कि मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मगर उसने बैग में से पेन किलर निकाल कर दिया जो वे साथ ही लाया था। पानी का गिलास मेरे तरफ बढ़ाया। मैंने कहा मुझे मेडिसिन नहीं खानी, तो वह एकदम से गुस्सा होकर बोला, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और मेडिसिन खाओ। मैंने कहा आप जाएं यहाँ से, मुझे नहीं खानी। मगर उसने मेरे थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और कहा मुंह खोलो। मैं अजीब उलझन में फंस चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुंह खोलना पड़ा। उसने मेरे हलक में गोली फेंकी और पानी का गिलास थमा दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से गोली को निगली थी, क्योंकि मुझे बुखार की टेबलेट खाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। उसने अच्छी तरह से लिहाफ मुझे उड़ा दिया, मगर मेरा जिस्म कांप रहा था। वह सामने आराम से कुर्सी पर बैठ गया और अपना पैर विंडो पर रख लिया। संजीदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सर कंबल के अंदर से निकाला, कहा मुझे एक और कंबल चाहिए। मेरे दांत सर्दी की वजह से बज रहे थे। उसने कहा कि कंबल तो और नहीं है, हाँ मगर सर्दी दूर करने का एक दूसरा तरीका है मेरे पास। वह अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर बोला। मैंने कहा ये क्या तरीका है, यहाँ ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है। वह कहते के साथ ही कुर्सी से उठा और मेरे साथ आकर बेड पर लिपट गया। मुझे खुद को इतना चिपका लिया कि पल भर में ही मुझे सर्दी में ही पसीने आने लगे। उसने कहा, देखा अब तुम्हें पसीना आ रहा है, अभी बुखार उतर जाएगा। वो मेरे सर पर हाथ रखकर सहलाने लगा। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने कहा, किसी लड़की की कमजोरी का फ़ायदा उठाने का ये अच्छा तरीका है, तुम तो इस चीज़ में माहिर हो ना। मगर उसने मेरे ताने को नज़रअंदाज कर दिया। कहा कि पति हूँ तुम्हारा, क्या मेरा हक नहीं है तुम पर? और इस वक्त तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, वरना तुम सर्दी से कांप कांप कर मर जाओगी। क्या तुम्हें ऐसे ही मरने दूँ? कहो तो चला जाता हूँ उठकर। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरा सांस मेरे सीने में अटक चुका था, क्योंकि ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बिल्कुल चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। कहने लगा, माफ़ नहीं करोगी मुझे? गलती हो गई थी मुझसे, मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी निकाह में थी। मुझे लगा तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाकर शायद मेरी मर्दानगी और घमंड को सकून पहुंचेगी, मगर उसके बाद मैं एक पल के लिए भी सो नहीं सका था। वक्त के तौर पर शैतान मुझ पर हावी हो चुका था। मगर मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बचपन से करता हूँ। मगर मेरी मोहब्बत में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई थी। मगर उस रात न जाने मुझ पर क्या जुनून सवार हो चुका था। प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरी सज़ा कम कर दो, बहुत जल रहा हूँ अंदर से। उसने मेरा हाथ नरमी से थामा, अपने सीने पर रखा। उसका दिल बेतहासा धड़क रहा था। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे। मैंने कहा कि मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, और आपके इस मनमानी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाई है। औरत के साथ मर्द का पहला रिश्ता एहतराम का होना चाहिए। अपनी बीवी की इज्जत और एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत तो बाद में आती है, इज्जत और कदर करना सबसे अहम बात होती है। आप मेरे पति हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज़। मगर आपसे बस एक इल्तिजा करती हूँ, आप मुझे मोहब्बत ना दें, मगर प्लीज़ मुझे इज्जत दें, क्योंकि ये मेरा हक है। ये कहकर मैंने अरशद के सीने में अपना सर छुपा लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। अरशद ने मुझे रोने दिया, क्योंकि जब तक मेरे दिल का बोझ हल्का ना होता तब तक मेरे दिल में पैदा होने वाली नाराज़गी नहीं निकल सकती थी। अरशद ने कहा, वादा करता हूँ कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। बस मेरी ये पहली और आखिरी गलती है, माफ़ कर दो प्लीज़। और मैं तो शायद अरशद को पहले ही माफ़ कर चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।